नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 1 जून 2020 और आज का जो डेली 30 है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ये कार्यक्रम बिल्कुल बंद करने देने के मूड में था, लेकिन आप लोगों ने जो मैसेज करके स्नेह दिखाया और डेली 30 पर अपनी निर्भरता बताई, डेली 30 को एक कारगर प्रोग्राम बताया। साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और उन लोगों ने मुझे मैसेज किया और उस मैसेज में कुछ जो उनकी रिक्वेस्ट का तरीका था वो कुछ ऐसा था कि मैं उसको मना नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने सोचा है कि ये प्रोग्राम अभी चलेगा। जो भी इसका कम ज्यादा क्या है वो मैं अभी लेके इसको चलूंगा। लेकिन फिर से मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग भी ये वादा करिए कि आप लगातार इसमें जो भी आपसे हो सकता है वो काम करते रहेंगे। हमें प्रोत्साहन देने के लिए अगर आपको एक लाइक बटन दबाना पड़े तो आप दबा देंगे। अगर आपको शेयर करके कहीं लगता है कि इसको कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसकी जरूरत है देखे तो उसको फायदा होगा, तो वो आप काम करते रहेंगे। ये काम आप करते रहिए, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूं। कई लोगों ने बहुत उपदेशनात्मक भाषा में हमको समझाया भी, उन गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने बताया कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ठीक है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो और वो मतलब ये आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे ये मैसेज लिख के भेजा और बताया। ठीक है, मैं वो सब मान के और इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कई लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया कि इसको बंद ना किया जाए। उनको मैं फिर से यही कहता हूँ कि वो अगर इतना ही स्नेह मुझसे करते हैं और करते रहेंगे तो कोई भी प्रोग्राम बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। मेरी कोशिश यही रहेगी जब तक मैं इस लायक बना हुआ हूँ। आज का डेली 30 डिस्कस करने से पहले मैं कल का जो टेस्ट था, वीकली टेस्ट 7 संपन्न हो चुका है, उस टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दूं। इसमें जो टॉपर का नाम है वो नाम कोई नया नहीं है। ये हमेशा टॉप 5 में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, वंदना ने इस बार टॉप किया है। फर्स्ट रैंक इनकी रही है। 71 करेक्ट क्वेश्चन इन्होंने 75 अटेम्प्ट किए हैं, उनमें 71 करेक्ट है, 4 इनकरेक्ट है। 93 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किया है। सेकंड नंबर पर नेहा राजपूत है, 91 मार्क्स। प्रवधेश कुमार 73 मार्क, ये इनको 90 मार्क्स मिले हैं और इन्होंने भी केवल 4 गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने 2 कम अटेम्प्ट किए थे। अगले जो टॉपर हैं वो हैं हरेंद्र कुमार, 89 मार्क्स हैं इनके, 4th रैंक इनकी है। मीना, ये भी बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, लगातार इनकी परफॉर्मेंस में अच्छी देख रहा हूं। और ये लोग जो टॉप में इसमें आ रहे हैं, इनको प्री कोई फेल नहीं करा सकता, ये मेरा दावा है। मीना को 88 मार्क्स मिले हैं और इनकी 5वीं रैंक है। और छठे स्थान पर है आराधना अवस्थी। आराधना अवस्थी के भी 88 मार्क्स हैं, इसलिए छठा स्थान नहीं होगा, इनका भी 5th रैंक ही होगा। तो मीना और आराधना अवस्थी संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। आशा 85 मार्क्स, इन्होंने 3 बार अटेम्प्ट किया है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। छठा इनका स्थान है, 6वीं पोजीशन इनकी है। आनंद सिंह 84 मार्क्स, 7th रैंक इनकी। राकेश कुमार राव अच्छे कैंडिडेट हैं, ये टॉप भी कर चुके हैं और टॉप 10 में जो भी आ रहे हैं, 8th रैंक इस बार इनकी है। और कुसुमवती यादव, इनकी भी रैंक मैंने हमेशा अच्छी ही देखी है। तो आनंद सिंह और राकेश कुमार राव इक्वल मार्क्स है, इसलिए 7th रैंक इनकी भी हो जाएगी। कुसुमवती राव की 8th रैंक हो जाएगी। और फिर गीता साकी, इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहती है, इनकी 9th रैंक है। और 10th रैंक पर है सर्वजीत, ये भी अच्छा करते ही हैं। कई बार मैंने देखा है ये टॉप 10-15 में ये रहते हैं। फिर डी विश्वास हैं और इनको 77 मार्क्स आए हैं, 11th रैंक। कमलेश कुमार 75 मार्क्स इनको आए हैं, 12th रैंक। 74 मार्क्स आए हैं सर्वेश कुमार के, 13 रैंक। और दिलीप कुमार सिंह के 74 मार्क्स आए हैं, इसलिए इन दोनों लोगों का 13th रैंक हो जाएगा और अभय का 14th रैंक होगा। इस तरीके से ये लिस्ट रही टॉप 14 लोगों की। टॉप 10 डिस्कस करना था मैंने और आगे कर दिया। इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर आप ऐसी मेहनत करते रहेंगे अपने लिए तो मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30 और हम लेते हैं उसका पहला प्रश्न। आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन।
और भक्ति और सूफी आंदोलन में जो हमको आज डिस्कस करना है, उसमें भक्ति आंदोलन हमको डिस्कस करना है। ठीक है, क्या डिस्कस करना है? भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन को आज हम इसमें देखेंगे, और भक्ति आंदोलन को देखने के बाद में अगला जो एपिसोड होगा उसमें अभी भक्ति आंदोलन इसमें पूरा नहीं हो रहा है। 20 क्वेश्चन आज हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं उसमें कम नहीं कर सकता था। 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन ही आज हम देखेंगे। तो भक्ति आंदोलन के कुछ प्रश्न बच जाएंगे, उनको अगले एपिसोड में हम करेंगे। और ये एपिसोड मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट यानी कल ही करा दूं, जिससे कि एक साथ में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। अधूरा क्योंकि भक्ति आंदोलन भी रह जा रहा है, तो उसमें और सूफी के जो प्रश्न बनेंगे दोनों को मिलाकर ये हम कंप्लीट फिर अगला एपिसोड कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि जो भक्ति आंदोलन के परिणाम हुए उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है कि भक्ति आंदोलन के प्रति आस्था का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के परिणामों में था कि भक्ति के प्रति आस्था का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। लोक भाषा के रूप में साहित्य रचना का आरंभ हुआ, ये भी सही है। जाति के बंधनों में दृढ़ता आई, ये गलत है, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन था उसमें जाति बंधन कम हुआ था और जाति बंधनों में शिथिलता आई थी। ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो भक्ति संत थे भक्ति काल के वो अलग अलग जाति धर्म के थे, उसमें नीची जाति के, उच्च जाति के, हर तरीके के संत आपको मिलेंगे, तो उसमें शिथिलता आई थी। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना में भी वृद्धि हुई थी, सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से ये मार्ग हैं? ये तीनों मार्ग क्या ये हैं? ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान, कर्म और भक्ति, क्या यही तीनों मार्ग हैं? बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों मार्ग बताए गए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यहां पर हो सकता है कुछ एक दूसरा लिख दिया जाता, ठीक है, तो जो भी लिखा जाता तब वो गलत हो जाता, लेकिन ज्ञान, कर्म और भक्ति, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जो मध्य युग में ये भक्ति काल जो हम पढ़ रहे हैं, भक्ति आंदोलन का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसमें भक्ति आंदोलन का जो मूल तत्व है वो भक्ति है, और भक्ति का जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति है, और मोक्ष प्राप्ति हिंदू धर्म का परम लक्ष्य होता है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग ये बताए गए हैं, यही 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की कौन सी विशेषता नहीं है? यानी कि इसमें जो बातें कही गई हैं उनमें से 3 तो भक्ति आंदोलन की विशेषता है, एक नहीं है। एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा, बिल्कुल सही है। और अगला है, कर्म कांडों तथा यज्ञों का परित्याग, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कर्मकारों और यज्ञों का परित्याग करने की कोशिश की गई परित्याग करने की कोशिश की गई। जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतया निषेध, ये भी किया गया। और सूफी संतों की शिक्षाओं से बिल्कुल अलगाव। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत भक्ति आंदोलन का जो मूल सिद्धांत था उसमें सूफी संतों की शिक्षाओं से मिलते जुलते सिद्धांत भी इसमें मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से विरोध या एक दूसरे से बिल्कुल अलगाव नहीं था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं थे? ये क्वेश्चन तो वन लाइनर है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं संतों को तो दिक्कत हो जाएगी। भक्ति में जो धाराएं हैं वो 2 प्रकार की धाराएं आपको मिलेंगी भक्ति काल में, एक है सगुण भक्ति धारा और एक है निर्गुण भक्ति धारा। जो निर्गुण भक्ति धारा है इसमें कबीर थे, नानक थे, रैदास थे, दादू थे। तो दादू, नानक, कबीर ये इसमें मिल गए। विद्यापति बचे, विद्यापति जो थे वो तुलसीदास जी वाली धारा में थे। तुलसीदास, सूरदास और विद्यापति ये सगुण संत की जो भक्ति धारा थी उसमें थे। सगुण यानी कि जिसमें ईश्वर के सगुण रूप का, यानी कि एक साकार रूप का पूजन किया जाता है, उनको माना जाता है। और जो निर्गुण रूप है उसमें कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। ये बेसिकली अंतर होता है। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर ये उसी समय की रचनाएं दी हुई हैं, भक्ति काल के आसपास की, जब इसका विकास हो रहा था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पद्मावत मली मोहम्मद जायसी की रचना है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है,
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और चित्रावली जो है ये उत्मन की रचना है, ये भी सही है। अखरावट जो है ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है, ए ऑप्शन में जो दिए हुए हैं। और अब्दुल रहीम खान खाना की रचना ये नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको कि ये अब्दुल रहीम खान खाना की रचना नहीं है। अब्दुल रहीम खान खाना ने दोहे लिखे थे, है ना, रहीम के दोहे जो आप पढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृगावती की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। मृगावती किसकी रचना है? आपको पता है मृगावती की रचना किसने की थी? ये किया था कुतुबन ने। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो जाएगा, ये नाम याद रखिएगा, कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। और दूसरा है कि सगुण संत कवि वर्ग में सुंदरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सुंदर दास का सगुण में महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात सही है या गलत है? निर्गुण कवि जो हैं कबीर, नानक, रैदास, दादू, और साथ में उसी में आते हैं सुंदरदास, तो उनके साथ में इनको याद कर लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ये सगुण नहीं थे, ये निर्गुण परंपरा के कवि थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया और इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? यह प्रश्न है। बंगाल का जो शासक था हुसैन शाह और नुसरत शाह, उसने बांग्ला साहित्य को संरक्षण दिया था और उसी के संरक्षण में ये उस समय कृतिवास ने रामायण का अनुवाद किया था। रामायण का कृतिवास ने अनुवाद किया था, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और काशीराम जो थे, इन्होंने महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, काशीराम ने महाभारत का और कृतिवास ने रामायण का अनुवाद किया था। तिकन्ना किस भाषा के महत्वपूर्ण कवि थे? जो ये विकास चल रहा था हिंदी का, साथ में गुजरात का में जो गुजराती भाषा है उसका भी इसमें योगदान रहा है। ऐसे ही एक तेलुगु साहित्य का विकास भी चल रहा था। 13वीं शताब्दी की बात है, उस समय तेलुगु साहित्य का विकास प्रारंभ हुआ। तो तेलुगु साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी कि इसमें संस्कृत का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और बड़े स्तर पर विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का तेलुगु में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो उसी में एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं तिकन्ना, 13वीं शताब्दी के ये तेलुगु भाषा के महत्वपूर्ण कवि थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत के कुछ भाग और हरिवंश का भी इन्होंने, किन्होंने, ये जो तिकन्ना थे, इन्होंने अनुवाद किया था। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ के ये स्टेटमेंट देके ये प्रश्न पूछ लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नैषध चरितम का तेलुगु अनुवाद श्रीनाथ ने किया था, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदम की रचना की थी। जो कृष्णदेव राय थे वो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। तेलुगु साहित्य के प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृष्णदेव राय ने खुद आमुक्त माल्यदम की रचना की थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और नैषध चरितम का तेलुगु अनुवाद श्रीनाथ ने किया था, ये भी सही है। सी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शंकराचार्य के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से एक गलत है, वो आपको बताना है यहां पर। वे भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत थे, बिल्कुल सही है। उनके दर्शन का आधार वेदांत तथा उपनिषद था, ये भी सही है। उनका सिद्धांत विशिष्टता द्वैतवाद कहलाया, क्या ये सही है? विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद कहलाया, ये गलत है, क्योंकि शंकराचार्य का सिद्धांत कुछ अलग था। आपको कमेंट करके बताना है कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत था उसे किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया कीजिए। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ में आपकी क्रियाशीलता भी मैं देखना चाहता हूँ कि आप इन कामों में कितनी रुचि ले रहे हैं। और उन्होंने भारत में 4 धर्म की एकता के लिए 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए थे। अगला प्रश्न इसी पे है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर 10 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। अभी पहले क्वेश्चन में हमने लास्ट स्टेटमेंट देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर चारों मठ दिए हैं और चारों मठों के बारे में ये जो संबंधित स्थान है वो आपको पहचानना है कि ये स्थान सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं। वेदांत मठ सिंगेरी सही है। जो दक्षिण दिशा में, दक्षिण भारत में, चारों दिशाओं में देखें तो दक्षिण भारत में सिंगेरी में वेदांत मठ की स्थापना की गई थी। पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई थी। यहां पर दिया हुआ है इसका मथुरा,
तो ये मथुरा में नहीं की गई थी, ये गलत दिया है, ये की गई थी पुरी में, जगन्नाथपुरी जिसे बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर तो बी हो जाएगा। बाकी शारदा मठ द्वारका और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ जो है या बद्रिकाश्रम, ये तीनों सही हैं। ये बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? असुमेलित बताना है। तीन इसमें सुमेलित है, एक असुमेलित है। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, जो विशिष्ट अद्वैतवाद रचना थी, मतलब वो सिद्धांत है, वो किसका है? रामानुजाचार्य का है, बिल्कुल सही है। अद्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद मध्वाचार्य का नहीं था। ये किनका है? यही आपको यहां बताना था। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, मध्वाचार्य का जो है वह द्वैतवाद है। बाकी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आपको खोजकर बताना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अद्वैतवाद किसका था? अब मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन होशियार लोग समझ जाएंगे। तो यहां पर सही उत्तर बी हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। शुद्धाद्वैतवाद जो है, यानी कि शुद्ध अद्वैतवाद से बना है शुद्धाद्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य के नाम से इनको जाना जाता है, उनका था। और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का था। बाकी सब सही है, बी यहां पर गलत है। अगला जो प्रश्न है रामानुजाचार्य पर है। रामानुजाचार्य के संदर्भ में ये कथन दिए हैं, तीन कथन, इन पे आपको विचार करके देखना है कि कौन सा इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट जो है, भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की, ये भी बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर विरोध लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा। रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो शंकराचार्य का जो दर्शन था उसके विरोध में इन्होंने दिया था। मैं फिर नहीं बता रहा हूं कि शंकराचार्य का दर्शन कौन था, क्योंकि आपको बताना है। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया, इसमें ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया गया था। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। एक, दो और तीन सभी सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानुजाचार्य ने निर्गुण ईश्वर का उपदेश दिया, क्या यह सही है? सोच कर बताइएगा। और रामानुजाचार्य के अनुयायियों की संख्या दक्षिण में बहुत बड़ी और उत्तर में कम है, यानी कि साउथ और नॉर्थ में हम देखें तो साउथ में इनकी संख्या ज्यादा है, मैक्सिमम संख्या यही मिलती है, और नॉर्थ में इनकी मिनिमम संख्या अपेक्षाकृत दोनों में तुलना करें तो ये मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन रामानुजाचार्य जो था, इनका दर्शन जो था, जो ये थे, इन्होंने व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है ऐसी बात कही थी। और इन्होंने कहा था कि एकीकृत ना होकर आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णता अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से ये परिपूर्ण है। और रामानुजाचार्य जो थे, इन्होंने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया था, और यहां पर कहा जा रहा है निर्गुण ईश्वर का उपदेश दिया था। तो पहला स्टेटमेंट यहां गलत हो जाएगा, दूसरा सही। केवल दो यहां पर सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसका है कि मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मध्वाचार्य ने 8 मंदिरों का निर्माण कराया था। 13वीं शताब्दी की बात है। मध्वाचार्य कन्नड़ ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हैं। द्वैतवाद दर्शन की यह स्थापना इन्होंने की, और इनका मत है कि सृष्टि सत्य है, अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन कार्यरत है, और वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है, और मुक्ति का साधन भक्ति है। अंत में क्या आ जा रहा है? अगर आप भक्ति करेंगे तो भक्ति से आपको वास्तविक सुख की अनुभूति होगी, ठीक है, और मुक्ति मिलेगी, भक्ति सुख की अनुभूति होगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। और इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण कराया था, यह भी बात सही है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्बार्क का सिद्धांत द्वैत भेदाभाव है। निम्बार्क ने द्वैत भेदाभाव सिद्धांत प्रतिपादित किया था, सही है ये पहला स्टेटमेंट। और स्वामी हरिदास का जो सखी संप्रदाय है, यहां से तैयार कीजिए, सखी संप्रदाय किसका है? स्वामी हरिदास का। यहां से वन लाइनर तैयार कीजिए, द्वैत भेदाभाव किसका है? निम्बार्क का। तो स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय द्वैत भेदाभाव की एक शाखा है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। 13वीं 14वीं शताब्दी में ये निम्बार्क ने, इनका जन्म हुआ था और उसी समय इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तेलुगु ब्राह्मण थे, लेकिन गांगे क्षेत्र में भी समान रूप से ये
लोकप्रिय रहे, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इनका मत था कि जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न है तथा अभिन्न भी है, और अल्पज्ञ जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म अंशी है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि यह सिद्धांत किसने दिया कि अल्पज्ञ जीव ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म अंशी है, तो आप उसमें निम्बार्क का नाम बताएंगे, उन्हीं को टिक करेंगे। और भक्ति ही मुक्त का साधन है, इन्होंने कहा था, क्योंकि ये भक्ति आंदोलन ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। और विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण उपास्य हैं, इन्होंने कहा था। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान भी इसी संप्रदाय में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक एक प्रश्न में आपके 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, 4 प्रश्न ऐसे तैयार हो रहे हैं। सही से अगर आप इसको देख लेते हैं तो जो भी टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उससे कोई भी प्रश्न आपका गलत होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। बाकी सही करना आपके हाथ में है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप कई बार इन चीजों को रिवाइज करेंगे। जब आप एक ही मटेरियल बार बार पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं, आपकी अस्थाई मेमोरी में चली जाती हैं। और जब आप एक बार के पढ़ के उसको छोड़ देते हैं तो एक बार में वो अस्थाई बनी रहती हैं और थोड़े दिन बाद वो विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो एक ऐसा किला तैयार कीजिए ज्ञान का जो जल्दी ढहे ना, आपकी पूरी जिंदगी वो पार लगा दे। और ये किला बनाने के लिए आपको ज्यादा ईंट और गारे की जरूरत पड़ेगी, और ये ईंट गारा है प्रैक्टिस। जितना अभ्यास करेंगे उतना आप परिपक्व होंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और उतनी आसानी से आप परीक्षा पास कर पाएंगे। वल्लभाचार्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये तैलंग ब्राह्मण थे। क्या ये पहली बात सही है? बिल्कुल सही है। और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने हिंदी में वल्लभ संप्रदायी कवियों को अलग करके अष्टछाप की स्थापना की थी। अब ये बात थोड़ा सा आप समझिए। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसमें इन्होंने कहा कि ब्रह्म माया से शुद्ध है, ब्रह्म माया से शुद्ध है, जीव सत्य और नित्य है, और भगवान की प्राप्ति का साधन भक्ति है। ये इन्होंने कहा था। आगे जो बात है, इन्होंने जो ये अगला स्टेटमेंट है कि हिंदी के वल्लभ संप्रदायी कवियों को अलग करके अष्टछाप की इन्होंने स्थापना की, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आचार्य ने पुष्टि मार्ग पर बल दिया और भगवान के पोषण और अनुग्रह को भक्ति का संबल माना, और इसके मत को इन्होंने पुष्टि मार्ग कहा। और इसके आधार पर इन्होंने वल्लभ संप्रदाय के जो कवि थे उन्हीं को दीक्षा दी, अलग नहीं किया, उन्हीं को दीक्षा दी और उनको दीक्षा देकर अष्टछाप की स्थापना की। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि अलग करके की। देखिए कितना छोटा सा माइन्यूट लेवल का आपसे फैक्ट मिस करके ये क्वेश्चन आपको गलत कराने की कोशिश की जा रही है। और अगला है कि अष्टछाप में 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। ये भी अलग से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामानंद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? वे रामानुज के गुरु थे। बताइए। पहला पूरा क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में फिर इसका आंसर बताता हूं। वे रामानुज के गुरु थे, पहला है। वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपसे अलग से पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप कहेंगे रामानंद को। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ। जो संस्कृत थी ये विशिष्ट जन की भाषा थी, सामान्य जन को हिंदी समझ में आती थी। तो अगर आपको ज्यादा लोगों को बात समझानी है, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो आपको सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात रामानंद जी को समझ में आ गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मध्य युग का धार्मिक आंदोलन वास्तविक रूप से रामानंद से ही प्रारंभ होता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब पहले स्टेटमेंट पे जाइए, वे रामानुज के गुरु थे। ये गलत है। रामानुज के वो शिष्य थे, रामानुज इनके गुरु थे, है ना। रामानुज के वो शिष्य थे और रामानुज रामानंद के गुरु थे। फिर रामानंद के और शिष्य बनेंगे, लेकिन रामानुज इनके शिष्य नहीं थे, वो इनके गुरु थे। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर अकबर के समकालीन थे। पहला स्टेटमेंट, निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे, और कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं और उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। तो किसके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कबीरपंथी, कबीर के अनुयायी।
दूसरा भी सही है, तो तीसरा सही, दूसरा सही है, गृहस्थ बने रहे और संत भी थे। पहला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि ये अकबर के समकालीन थे या नहीं थे? अकबर के समकालीन ये नहीं थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो जब कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इस तरीके से यहाँ बी सही है, केवल दूसरा और तीसरा। चलिए इस टॉपिक का आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, और वह है कि रविदास के गुरु का नाम क्या था? रविदास जो थे उनको रैदास के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी में ही हुए, और रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे रविदास। तो रविदास के गुरु थे रामानंद। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि अभी भक्ति आंदोलन के प्रश्न बचे हुए हैं, उनको जो रेस्ट क्वेश्चन है, और साथ में हम करंट अफेयर वो सॉरी सूफी आंदोलन के जो सूफी मूवमेंट के जो प्रश्न हैं उनको अगले एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। अब करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को हम देख लेते हैं। करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। और दूसरा स्टेटमेंट है स्पेस एक्स दुनिया की पहली निजी कंपनी थी जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया था। ये दो स्टेटमेंट हैं, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, निजी कंपनी है कि सरकारी कंपनी है, नासा की सब्सिडियरी तो नहीं है। तो ये निजी कंपनी है, और इसने डॉग हर्ले और बॉब बेकन केन नामक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। और इसके बारे में अगर और हम बात करें तो ये जो स्पेस एक्स है ये पहली निजी कंपनी है जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड कराया था। और आमतौर पर उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के बाद रॉकेट जल जाते हैं, लेकिन इसने क्या किया था कि अंतरिक्ष में रॉकेट को फेंकने के बजाय वापस पृथ्वी पर पुनः लाने में ये सफल रही थी। ठीक है, और अब ये कार्गो पहुंचाने का भी काम कर रही है अंतरिक्ष में। बड़ी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और सॉरी, इसके बारे में और हमने बातें की थी, पिछला वीडियो आपने देखा होगा। फालतू का यहाँ पर वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी एक प्रश्न और आपको आगे मिलेगा कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। ये किस तिथि को मनाया जा रहा है अगले प्रश्न में हम अभी डिस्कस कर लेंगे इसको, या आप इसको ऐसे अभी मैं बता दूंगा। तो ये FAO के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और FAO का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये कहाँ है? रोम में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहाँ है ये? रोम में है। और ये जो FAO है ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन ये कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय रोम में है। और रोम कहाँ है? इटली में। ठीक है ना, इटली में रोम है। और इसमें जो टोटल सदस्य हैं वो 194 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉग हर्ले और बॉब बेहनकेन ये क्या है? तो इसके बारे में अभी हमने व्याख्या में डिस्कस किया था पहले के प्रश्न में कि स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए ये यात्री हैं। ए ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रू ड्रैगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रू ड्रैगन क्या है? पहला स्टेटमेंट, क्रू ड्रैगन एक अंतरिक्ष यान है। और दूसरा है कि ये एक साथ 20 यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। तो स्पेस एक्स ने जो अभी भेजा है इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को, वो क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के पर ही भेजा है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचा रहा है उसकी क्षमता इतनी नहीं है, ठीक है, कि वो 20 को ले जाएगा। वो 7 यात्री मैक्सिमम ले जाने में सक्षम है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, केवल एक सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य, एक मिनट ये फंस गया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, कब तक, ये कब तक लक्ष्य रखा गया है कि ये पेयजल उपलब्ध कराएगा?
तो ये जो लक्ष्य रखा है, केंद्र सरकार का ये मिशन है, 1832 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं केंद्र सरकार के। और इसमें इसके तहत अभी असम को पैसा दिया गया है, इसीलिए चर्चा में आ रहा है। और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक सभी घरों को, देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल मुहैया करा दिया जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 1 जून। आज ही विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को ये जो मनाया जाता है, ये आप ये समझ सकते हैं कि दूध से ज्यादा पौष्टिक कोई अन्य खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें इतनी मात्रा में लाभदायक चीजें पाई जाएं, एक साथ पौष्टिक चीजें पाई जाएं। और मनाता कौन है? एफएओ के तत्वाधान में, उसी के जरिए ये मनाया जाता है, इसीलिए एफएओ पर प्रश्न भी सेट किया गया था। अगला प्रश्न है, खाद्य व कृषि संगठन के संबंध में 2 स्टेटमेंट और हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करती है, अभी हमने व्याख्या की थी, ये बिल्कुल सही है। और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर से जो ट्रेडिशनल जाने की जो ये परंपरा है, सच में करंट अफेयर की यही तैयारी सही होती है। अगर आप केवल करंट अफेयर वन लाइनर पढ़ के छोड़ देते हैं तो वहां से आपको चीजें तैयार नहीं होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर उसको केवल मैं डिस्कस भी कर दूं, प्रश्न के रूप में आपके सामने न रखूं, तब भी आपके दिमाग में वो चीजें नहीं बैठती हैं। अगला प्रश्न है, श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, तो कौन सा फर्म है जिसके साथ श्रम मंत्रालय ने भागीदारी की है? और यह है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है, उसके साथ ये भागीदारी की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये भागीदारी की है। इसमें राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना जो होगी, इसमें परामर्श, नौकरी से मेल, व्यवसायिक मार्गदर्शन, नौकरी की तलाश, कौशल विकास पाठ्यक्रम, इन समस्त चीजों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? पेयजल मंत्रालय सहयोग इसमें कर रहा है और नेशनल जो जियोग्राफिक चैनल है उसने जारी किया है। तो ये जो मंत्रालय है उसने ये जो जारी किया है फिल्म, ये सरकारी योजना का नाम आपको बताना है, यह है स्वच्छ भारत मिशन। किसके द्वारा जारी किया गया, किस पर जारी किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन पर। और स्वच्छता के राजदूत इस फिल्म में योजना के साथ अपने संबंध जो है, वो अपने जो विचार हैं उसको साझा करेंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर का, वो है कि चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत के जो पॉर्क मीट, पॉर्क जिसको क्या बोलते हैं, सुअर के मांस को, भारत का जो पॉर्क है उसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो सुअर के मांस को भारत से चीन आयात नहीं करेगा, प्रतिबंधित कर दिया है फिलहाल। तो ये किस बीमारी के कारण ऐसा किया गया है? कोविड-19 मत टिक कीजिएगा, क्योंकि कोविड-19 का किसी जीव जंतु या पशु के मांस से कोई संबंध नहीं है। यह है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मद्देनजर ऐसा निर्णय चीन ने लिया है। और चीन वाले तो सब कुछ खा जाते हैं, वो इंसान को भी खा जाते हैं, चमगादड़ खाए और पता नहीं क्या क्या खाए तो कोविड-19 लेके आए। खैर, ये आयात निर्यात बंद कर दे वही ठीक है, हम लोग भूखे रह लेंगे, हमारा आयात ये नहीं लेंगे, वो सब सही है, हमको पैसा ना मिले, लेकिन ऐसी बीमारी ना फैले, ठीक है। और चीन वालों को तो कहीं भी मिले तो पीटना चाहिए कि ये चमगादड़ कोई खाने की चीज है यार। कबूतर खा जाओ, चमगादड़ खा जाओ, कुछ भी, सांप, मुर्गा, मछली, जो भी सब मिलता है सब खा रहे हो। तो मछली और मुर्गा तक तो ठीक है जो लोग खाते हैं, ऐसा मत समझना कि मैं भी खाता हूं इसलिए ठीक बता रहा हूं, मैं सांप नहीं खाता इसलिए गलत बता रहा हूं। सबकी अपनी अपनी पसंद है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन चमगादड़ कम से कम आप लोग मत खाइएगा कभी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप अपना सुझाव दें, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। मेरी टीम की तरफ से आपके लिए वही संदेश है। अगर आप बीओ, आरओ या यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम यूपीपीएससी का देने जा रहे हैं, तो आप 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। टेस्ट सीरीज हमारे पास है, अच्छा प्रैक्टिस सेट है, हमारी टीम ने उसको तैयार किया है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।